हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं वो है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। कब का है, कहीं पर भी नहीं है। इवन ये क्वेश्चन पेपर आपको यूजीसी नेट की साइट पर भी नहीं मिलने वाला। कहाँ मिलेगा? सिर्फ हमारी साइट पे, और साथ ही मिलेगी इसकी पीडीएफ। तो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, जिसको भी चाहिए कि नए से नए क्वेश्चन पेपर देखे, तो भाई जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एज अ मेंबर। जब आप हमारे मेंबर बन जाते हैं, जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम भी आपको और बेटर से बेटर चीज प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 23 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ध्यान से देखिए। डीआई का क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है? ये डीआई का क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं एग्जाम में। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जिसे आप लोग देख रहे हैं, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जिसे आप लोग देख रहे हैं। एक डेटा दिया गया है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर इसमें विजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 मिनट जरा होल्ड करिएगा। ये क्वेश्चन है डीआई के, ये क्वेश्चन है आपके डीआई के, यानी कि आपकी जो मैथ है, जो आपका डीआई है, ये आपका सबसे पहले ही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इनके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, लिखा क्या है कि 2000 से लेके 2020 तक के बीच में 7 भारतीय शहर दिए, यानी सिटीज दी हुई हैं। अब उन्होंने कहा ये जो सिटीज हैं, इनमें उन्होंने कहा कि 2010 में 5.4 लाख यहाँ पर क्या है, रिक्तियां यानी वैकेंसी। सेम ऐसे ही 2020 की बात करें तो 2020 में कितनी रिक्तियां हैं, 8.6 लाख। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ दिया गया है, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट में आपको क्लियरली ये मेंशन होगा 5.4 8.6 लाख। 2010 2020। बस अब आपको परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है? इन्होंने कहा कि बैंगलोर शहर, सिर्फ एक शहर की बात करिए। कौन से शहर की बात करिए? बैंगलोर की, बैंगलोर की बात करिए। बैंगलोर में 2020 और 2010 में जितनी भी उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की संख्या है, उनका डिफरेंस कितना है। सिर्फ आपको इन दोनों ईयर का जो डिफरेंस है बैंगलोर शहर के लिए वो बताना है। तो बैंगलोर कहाँ पे है हमारा? सबसे स्टार्टिंग में ही है। 2010 का आपको पता है 5.4। ठीक है, तो 2010 का मतलब है 5.4 लाख का 15% निकाल लीजिए। निकालना शुरू करिए। विदाउट प्रैक्टिस एग्जाम में भूल जाइए कि आप ये क्वेश्चन डीआई के सॉल्व कर पाएंगे। माइनस क्या करना है आपको 2020 का भी निकालना है। तो 2020 का कितना है, 8.6 का। 2020 में बेंगलोर शहर का कितना है, 22%। इसका निकाल लीजिए आंसर, इसका निकाल लीजिए और आपस में माइनस कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। परसेंटेज निकालना शुरू करिए। मिकी, सामने ही मैंने इस चीज को बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 5.4 इंटू 15 कर दो, 8.6 इंटू 22 करके देखो जरा। 5.4 लाख है ना, तो 5.4 इंटू 15 कर दो, 8.6 को इंटू कर दो 22, आपस में देखो माइनस करके। अगर आपको लाख में गणना करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इंटू कर देंगे 1। 5 बार 0 का मतलब होता है 1 लाख। सॉल्व तो करके देखिए, तभी तो समझ में आएगा। गुलनाज योगेश का आंसर 108200। देखते हैं योगेश ने सही जवाब दिया है या नहीं। बिल्कुल सही। अगर योगेश आंसर कर सकता है तो अगर आप भी कोशिश करोगे तो आंसर कर लोगे। कितनी है, 8.6 यानी 8,60,000, 5,40,000। 2 0 यहां से काटिए, 2 0 यहां से काटिए, या फिर सीधा जो है 86 इंटू 22, 54 इंटू 15, आपके सामने ये संख्या आ जाएगी सीधा सीधा 108200। क्या डिफिकल्टी है इसमें? आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, आराम से सॉल्व करोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। सिंपल तरीका सिर्फ वही है कि यहाँ पे जो 0000 है इसको ना लिख करके सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। 86 इंटू 22 करोगे तो कितना आ जाएगा, जरा एक बार बताना। अगर हम 86 इंटू 22 करेंगे तो कितना आएगा,
अगर हम 54 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा शॉर्टकट में? अगर हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं जल्दी, भाई हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वहां पे हम क्या करने बैठे, एग्जाम में इसको सॉल्व करने बैठे प्रॉपर तरीके से, तो हम वहां पे क्या सोचते हैं कि भाई जितनी जल्दी चीजों को सॉल्व कर लिया जाए। तो 86 इंटू 22 करिए, कितना हो जाएगा 1892, कितना हो जाएगा 1892। सो जो चीज आपके सामने लिखी है, फिर आप क्या करेंगे 54 इंटू 15 कर दीजिए, 54 का 15 से गुणा कर दीजिए, कितना निकलेगा 810, कितना निकलेगा 810। क्या करेंगे अब माइनस करके आंसर निकाल लेंगे 108200। क्वेश्चन नंबर 2, सेम चीज यहां पर करनी है लेकिन समझ के करनी है। किस चीज के बारे में है? सबसे पहले तो आपको हैदराबाद के बारे में पूछा गया है, हैदराबाद, ठीक है। उस सिटी में 2020 और 2010 में मिलाकर, 2020 और 2010 में मिलाकर यानी जोड़कर आपको बताना है जितनी भी वैकेंसीज हैं उनकी एवरेज। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कौन सॉल्व करके दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए। जब स्टेटमेंट आप पढ़ोगे आपको पूरी चीजें क्लियर होती जाएंगी, और याद रखिए जो लाइव आप प्रैक्टिस करते हो ना, वो एक तरीके की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि एग्जाम टाइम तक नहीं भूलने वाले। अब हैदराबाद, हैदराबाद देखिए कहां पे लिखा है, हैदराबाद लिखा है ये तीसरे नंबर पे, यानी कि आपको पता है कि 2010 का 5.4 था, ठीक है। तो यानी 5.4 इंटू 10%, और आपने क्या किया, क्योंकि 2020 का भी पूछा गया है, तो यानी 8.6 इंटू कितना करेंगे 8%, या सीधे सीधे 54 इंटू 10 कितना हो गया 86 इंटू 8 कर दो, और फिर क्या करना है एवरेज निकालना है इनका। क्वेश्चन नंबर 2 कितना आंसर आएगा, 2 का सी आएगा, राजपुताना 42740। चलिए देखते हैं, सही आंसर है 61400। अगर आप 54 इंटू 10 करते तब भी आपका 54 आता, 540। अगर आप ये निकालते 8.6 का 8 तो 688। आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, क्योंकि हमें 2 वर्षों के बारे में पूछा गया है, तो 2 को नीचे लिखा, डिवाइड किया, आंसर आया 61400। यस मिक्की, आता है बेटा आपको, टेंशन काय को, सिर्फ एवरेज निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर डीआई सॉल्व करनी है तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए। परसेंटेज निकालना, ऊपर टोटल दिया गया है, उससे आपको सीधा सा परसेंटेज निकालिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2010 में चेन्नई, चेन्नई कहां है, ये 2010 में चेन्नई यानी कि 8%, और 2020 में मुंबई यानी कि 18% में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की कुल संख्या, यानी सिर्फ टोटल बताना है। यानी आपको क्या करना है 5.4, एक मिनट भाई क्या बात है, माउस मेरा भागा जा रहा है, एक मिनट होल्ड करिए जरा सा। आपने क्या करना है यहाँ पे 5.4 इंटू 8 कर देना है, 8% निकाल लीजिए, और दूसरी संख्या कितनी थी 8.6 इंटू 18%, और जो भी इनका आंसर आए उसको मिला के टोटल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। गुड इवनिंग शोभा, जयश्री थोड़ा टाइम चाहिए, 13 मार्च वाला सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी। 13 मार्च, आई थिंक मैंने 13 मार्च का करवा तो नहीं दिया है जशोबंता, मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है शायद मैंने 13 मार्च का सॉल्व करवा दिया है। 22 फरवरी का भी करवा दिया है, 14 मार्च का भी कराया है, 11 मार्च का भी कराया है, मुझे चेक करना पड़ेगा।
नमस्ते सुरेन, आंसर करो बेटा। अब इस क्वेश्चन में 5.4 यानी 5,40,000 का 8%, 8,60,000 का 18% निकालने के बाद उनको जोड़ दीजिए तो आपकी संख्या। सही आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा। 1.98। जो चीज कही यहां पर सामने है 8.6, 5.4 या फिर 5,40,000, 8,60,000 निकाल लेंगे। टोटल कितना हुआ 18,000 यानी 1.98 लाख। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि आपको ये नहीं है कि सिर्फ हम वर्बली बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। कहां से आए जगदीश? बिल्कुल ठीक बात है बेटा। ये जो स्टेटमेंट लिखा है इस स्टेटमेंट पे गौर करिए। इस स्टेटमेंट, ये जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है, इस स्टेटमेंट पे गौर करिए। लिखा है 2010 में 5.4 लाख, 2020 में 8.6 लाख का रिक्तियां हैं या वैकेंसीज हैं। नेट में डीआई के 5 क्वेश्चंस होंगे कंफर्म। कंफर्म मतलब 100% ये आएंगे 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग हमेशा याद रखिए डीआई के 5 क्वेश्चन, बाकी 45 क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन है ना। अभी मैं दिखाती हूं कि कैसे क्वेश्चन अभी फरवरी मार्च के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। रिसेंट लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो कहीं नहीं मिलेगा वो हमारे चैनल पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि यदि 2020 में पुणे में रिक्तियों की संख्या 2020 में पुणे यानी कि 6% और रिक्तियों की संख्या है 48,000। इन्होंने कहा मान लीजिए पुणे में जो कि 6% है 2020 में, इन्होंने कहा कि मान लीजिए पुणे में जो रिक्तियों की संख्या है वो है 48,000। इनका प्रतिशत वितरण वैसा ही है जैसा कि तालिका में दिया गया है। तो वर्ष 2020 में दिल्ली में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन को देखिए, घुमा के पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमा के। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं, धीरे सॉल्व करो या तेज सॉल्व करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहती है कि हम वहां पे कितने क्वेश्चन को सही करके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम गलत भी करके आए, हमने जल्दी करा लेकिन गलत कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। बेटा पेपर 1 की क्लास होती है, पेपर 2 के पीवाईक्यूज में करवाती हूँ। ठीक है, पेपर 2 के पीवाईक्यूज में करवाती हूँ, बाकी क्विज वगैरह रहती है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 कौन आंसर बताएगा इस क्वेश्चन का? रोहित ने बताया 1.60 लाख। देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही आंसर है भाई। इन्होंने कहा 2020 में पुणे में रिक्तियों की संख्या कितनी थी? 6% थी। तो 6% इक्वल टू था 48,000। तो हमें अगर टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे? 48,000 और दिल्ली में उपलब्ध, दिल्ली कहाँ है? ये परसेंट है 20%। इन्होंने लिखा 2020 में दिल्ली में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या कितनी है? अगर इसी के आधार पर हम वितरण की बात करें तो 48,000 अपॉन 6 इंटू 20, यानी अगर हम टोटल किसको माने, इसी के आधार पर टोटल माने कि 6% इक्वल टू 48,000 है, तो हमने टोटल कैसे निकालना है? 6 का भाग दे दिया 48,000 में तो हमें पता लग जाएगा, इंटू 100 करके, इंटू 20 कर दिया क्योंकि 20% है आपके दिल्ली का। सही आंसर 1.60 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। हैदराबाद में 2010 से 2020 तक उपलब्ध नौकरियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? किसकी बात करी गई है? हैदराबाद में 2010 से 20 तक के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्या करेंगे? पहले भैया 10% निकाल लो। किसका? 5.4, सबसे पहले हाँ 5.4 का 10% निकाल लो,
फिर क्या करना है, 8% निकालना है किसका, आपका 8.6 का। जब आपको ये संख्या मिल जाए तो क्या करेंगे, देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस को लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 2010 की संख्या को इंटू कर देंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा 24.52%। लेट्स सी सही है कि नहीं। सॉल्व नहीं हो पा रहा गुलनाज, बेटा प्रैक्टिस की जरूरत है इन चीजों में। ऐसा नहीं है कि डीआई बहुत टफ है, बट कैलकुलेटिव आती है, आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, आपको जोड़ना, आपको घटाना, सब ट्रैक करना है ना, या भाग देना जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा रेशियो निकालना, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और परसेंटेज का तो ये पूरा क्वेश्चन ही है, तो यानी अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता तो आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते। तो बेसिक की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है डीआई के क्वेश्चंस के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27.41%। इस क्वेश्चन का सही आंसर 27.41%, यानी 2010 में हैदराबाद कितना था, 10, जिसका कि आपको पता है 5.4 लाख, यानी 5,40,000 का 10% कितना हुआ, 5,04,000, सॉरी कितना हुआ, 54,000। 2020 में हैदराबाद कितना हुआ, टोटल निकालेंगे 68,800। दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, 54,000 क्यों लिखेंगे, क्योंकि पिछले साल से हम लोग गणना करते हैं कि इतना वृद्धि या कमी हुई, इंटू 100 कर देंगे, आंसर निकलेगा 27.41%। ठीक है, यहां समझ में आ रहा है। नमस्ते भारती, ये क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। डीआई के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, चलते हैं थ्योरी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी का ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी थ्योरी का, आंसर करिएगा। एक थ्योरी का क्वेश्चन लिखा है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना शुरू करिए। क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में जो स्वयं है उसका प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय, एनपीटीईएल, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया, किसके सहयोग से डेवलप किया गया। शिक्षा मंत्रालय तो है ही है, एनपीटीईएल है ही है, आईआईटी मद्रास है ही है, उसके अलावा कौन सी है और कौन से हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो 6 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई। गूगल इंक और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड वर्तमान में स्वयं प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, एनपीटीईएल, आईआईटी मद्रास द्वारा गूगल इंक और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की मदद से विकसित किया गया, स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। कोई इसके प्रिंसिपल बता सकता है, कितने प्रिंसिपल होते हैं और उनका नाम क्या है। स्वयं के 3 प्रिंसिपल होते हैं और वो 3 प्रिंसिपल या सिद्धांत कौन से हैं, भारती कौन से हैं, जल्दी से बताना। अभी सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करिए, अभी जब क्लास हो रही हो तो कोशिश करिए उसी क्वेश्चन का आंसर करने की। बाकी जो क्वेरी है वो आप मेरे को लास्ट में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। शिक्षा नीति के 3 सिद्धांत में पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया स्वयं। इस प्रयास का उद्देश्य क्या था। अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट में कि जो स्वयं है उसके सिद्धांत कौन से हैं या प्रिंसिपल कौन से हैं और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव कौन सा है, एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं, स्वयं का जो ऑब्जेक्टिव है वो बताइए जल्दी से। बेटा होता क्या है ना, अगर हम लोग पता चले बात करने लगे, जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो अपना चला जाएगा।
तो थोड़ा सा वेट करो, अभी सारी चीजें क्लियर करेंगे। पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वेरी गुड। और ऑब्जेक्टिव क्या था स्वयं को लाने का? क्यों लाया गया? इतने तो प्रोग्राम है ही है, तो स्वयं को क्यों लाया गया? रोहित, क्यों लाया गया स्वयं को? एन कुमार, नमस्ते बेटा। स्वयं को लाने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपका जो भी ऐसे मतलब क्षेत्र हैं जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ तक ऑनलाइन शिक्षक माध्यमों के माध्यम से वहाँ पे जो है शिक्षा को पहुँचाना। यानी कई ऐसे गांव भी हो रहे थे, कई ऐसी जगह थी जहाँ पे बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। तो ऑनलाइन जो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, उन्हीं के लिए स्टार्ट किया गया कि भाई सबको हमें शिक्षा देनी है। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया था अपडेटेड, जिसमें मैंने स्पेशली एक अलग से एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने उस सिलेबस अपडेटेड को पढ़ा है तो मैंने उसमें एक आपकी ये भी लिखी थी कि लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। कहा था कि नहीं कहा था? आपके सामने है वो लर्निंग थ्योरी के क्वेश्चन। स्कीमास क्या होती है? नेटवर्किंग, रीजनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कौन से लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है यहां से क्वेश्चन नंबर 7, क्या आंसर करेंगे? लर्निंग थ्योरी पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहा है आपका। कभी ये लोग स्किनर के बारे में पूछ लेते हैं, तो कभी ये पावलोव के बारे में पूछ लेते हैं। उसके अलावा आपका मास्लो का थ्योरी है जो उसकी हायरार्की पूछी जाती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं आपके। और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 23 फरवरी 2023 का है, शिफ्ट 1 का। याद रखिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। ये मत समझना कि 23 फरवरी शिफ्ट 2 है, ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसे हम उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद के अंतर्गत। नेटवर्किंग किसके अंतर्गत आती है? संयोजनवाद के अंतर्गत। कनेक्टिविज्म यानी कनेक्टेड होते हैं जहां पे। स्कीमास क्या होती है? संज्ञानवाद, जो बुद्धि से रिलेटेड स्कीम होती है, कहाँ आती है? बुद्धि में। रीजनिंग किसके अंतर्गत आती है? कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत, यानी संरचनावाद के अंतर्गत। मान लीजिए अभी ये पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम ये लोग क्या करेंगे कि बताइए कॉग्निटिज्म का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? उन्होंने पूछ लिया कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये भी आपको इस तरीके की मैचिंग को भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो ना सिर्फ लर्निंग थ्योरी, उनके प्रपोजर कौन से हैं, कौन उसके प्रस्तावक हैं, ये भी आप लोगों को लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, मैंने जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से भी क्वेश्चन आ रहा है, फुल फॉर्म आते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से फुल फॉर्म आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए। जूली, कोई बात नहीं बेटा, आंसर करो जल्दी से इस क्वेश्चन का। और लाइक करते रहो भाई वीडियो को, कंटिन्यू स्टिकर्स आने चाहिए आप लोगों के, लगना चाहिए कि क्लास चल रही है और आप लोग एंजॉय कर रहे हो। पियाजे, साइको गेमिंग पियाजे किसके हैं? याद रखिए, आपका जो नया सिलेबस है, जो कि अभी हालांकि यूजीसी नेट ने 2019 के बाद में सिलेबस अपडेट नहीं किया, लेकिन मैंने एक सिलेबस अपडेटेड का वीडियो बनाया था, साथ ही पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी। उस सिलेबस के आधार पे तैयारी करिए। वहां पे आपके सामने मैंने कहा भी था कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म आ रहे हैं, तो यहां से फिर से आएंगे, तो इसलिए इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को पढ़ना जरूरी है। क्या होता है पढ़ लीजिए जरा एक बार। शिक्षण की अनुदेशात्मक अविकल्प मॉडल अश्योर में अक्षर आर का, इन्होंने किसके बारे में पूछा था? इस आर का मतलब पूछा था कि क्या होता है।
तो रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, प्रतिभागिता की अपेक्षा आवश्यकता के लिए अश्योर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए अश्योर का प्रयोग करते हैं? अधिगमकर्ता की प्रतिभागिता की अपेक्षा या आवश्यकता, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन के लिए। अश्योर में ए का मतलब है एनालाइज लर्नर, एस का मतलब है स्टेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव, एस फॉर सेलेक्ट मेथड एंड मीडिया, U for utilize media and technology, E for evaluate and revise the blended learning strategies. इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, अनुदेशात्मक अभिकल्प, मॉडल। हमारे लिए इंस्ट्रक्शनल का क्या मतलब होता है? दो चीज आती है आपकी, लर्निंग आती है, इंस्ट्रक्शनल आता है। लर्निंग होता है कोई चीज सीखना, इंस्ट्रक्शनल का क्या मतलब होता है? किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए किसी की स्किल को डेवलप करना। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज लर्निंग और व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग तो ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मैं थोड़ा एक बार जूम करती हूं तो क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लीजिए और याद रखिए, अगर आपको लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन तो बड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी तक आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट 1 में समन्वेशी प्रकरण केस अध्ययनों का प्राथमिक कार्य मुख्य अन्वेषण कार्य से पहले प्रश्नों को चिन्हित करना और मापन के प्रकारों का चयन करना। राधे राधे आशु, आंसर करो बेटा। देखो हैं, स्टेटमेंट 2 है संचयी प्रकरण केस अध्ययनों का प्राथमिक कार्य अज्ञात को ज्ञात कराना और विषयगत प्रश्न के बारे में पाठकों के लिए एक समान भाषा प्रदान करना है। समन्वेशी प्रकरण के बारे में पूछा जा रहा है, कम्युलेटिव केस स्टडी, एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी, मेन फंक्शन पूछे गए हैं और यहां पर दिए हैं इनके ऑप्शन। देखते हैं क्या आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। कथन 1 सही है लेकिन जो स्टेटमेंट 2 दिया गया है वो गलत है। क्यों गलत है भाई? क्वेश्चन आया हमारे मन में, क्यों गलत है? समन्वेशी प्रकरण अध्ययन का प्राथमिक कार्य मुख्य अन्वेषण कार्य यानी एक्सप्लोरेटरी या खोजी कार्य से पहले प्रश्नों को चिन्हित करना, समस्याओं को तैयार करना, परिकल्पना बनाना, मापन के प्रकारों का चयन करना है। संचयी केस अध्ययनों का जो उपयोग है अलग अलग स्रोतों से अलग अलग समय पर जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। संचयी केस यानी कि अलग अलग जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। कम्युलेटिव केस स्टडी, इसका उद्देश्य नई जांचों पर अतिरिक्त लागत समय खर्च करना, पिछले अध्ययनों को सारांशित करना। इसलिए जो दूसरा कथन है वो गलत है। कोई बात नहीं सुनंदनी, ठीक है। ध्यान से इन क्वेश्चन को ध्यान रखना क्योंकि एक तरफ आपकी एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी पूछी गई है और दूसरी तरफ कम्युनिकेटिव केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 10, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर करिएगा। स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, सही है कि गलत? दूसरा स्टेटमेंट कि डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इनसेट 30 उपग्रह का उपयोग करते हैं। सलाम आबिदा बेटा, आंसर करते चलो बेटा। ये क्वेश्चन जो है ये इतने अच्छे हैं, एग्जाम में आने के, इनके रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं क्योंकि अभी तक यूजीसी ने अपने क्वेश्चन पेपर्स को साइट पर अपलोड नहीं किया। इट मीन्स कि वो यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन डालेंगे और साथ ही एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो यानी अगर सेम क्वेश्चन आता है तो ठीक, एक्सप्लेनेशन से आता है तो भी हम कर लेंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 10, सबने आंसर दिया है सी, देखते हैं कि सही है कि नहीं। अरे भाई बिल्कुल सही है। कौन से सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है यहाँ पे? शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, बिल्कुल सही। कौन सी सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है? ये क्वेश्चन इसीलिए लेंथी बनाए जाते हैं क्योंकि इजी तो देंगे नहीं, टफ कर नहीं सकते तो मॉडरेट कर देते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जीसैट 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सुलभ बनाना है, जहां इंटरनेट की उपलब्धता आज भी एक चुनौती है। न्यासा, ये क्वेश्चन पेपर है 23 फरवरी का, यूजीसी नेट 23 फरवरी 2023। कहीं पर भी ये किसी के पास अवेलेबल है तो जरा एक बार हाथ उठाना। यूजीसी नेट पेपर 1 शिफ्ट 1, किसी ने देखे हैं ये क्वेश्चन पहले? एक बार हाथ उठा लो जरा वो लोग जिन्होंने देखे हुए हैं ये क्वेश्चन और उनको आंसर भी पता है, इनके क्वेश्चन भी देख रखे हैं। जल्दी से एक बार बताना जरा, किसने देख रखे हैं, किसने नहीं देख रखे हैं। 23 फरवरी का क्वेश्चन पेपर, भाई जो एग्जाम देकर आया होगा सिर्फ उसको पता होगा, लेकिन आंसर तो शायद इतने एक्सप्लेनेशन उसने भी नहीं देखे होंगे। जल्दी से जो आपसे पूछा गया है उसका जवाब दे दो एक बार। ममता कहीं देखे हैं? दीपशिका पार्थ एजुकेशन में है, चलो वेरी गुड, अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग भी। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में है किसी किसी के पास अवेलेबल, रेयर केस में। तो जो चीज आपको मिल रही है ना, तो उस चीज का आप लोग बहुत ध्यान रखें, उसको अच्छे से समझे कि यार ये चीज हमारे लिए की गई है और उसको हमें अप्रिशिएट करना है, उसको हमें समझना है, हमारे लिए ये करी गई है चीज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, हाइपोथेसिस से क्वेश्चन। वेरी गुड अंकिता बेटा, है ना। कुछ क्वेश्चन पेपर तो हो सकते हैं, बट अगर सोचो कि मान लीजिए किसी का म्यूजिक है, ये म्यूजिक वालों का पेपर है, ठीक है, बट हिंदी वालों को म्यूजिक वाले के पेपर का नहीं पता कि पेपर 1 में क्या आया। चलो अभी इस क्वेश्चन को समझो जरा। हाइपोथेसिस के बारे में क्वेश्चन है, क्या है कि माध्यों के बीच अंतर के परीक्षण के लिए शून्य परिकल्पना को आमतौर पर इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि दो जनसंख्याओं के क्रमशः जनसंख्या माध्य। स्टेटमेंट 2, जब प्रतिदर्श छोटे प्रतिदर्श होते हैं और जनसंख्या प्रसरण अज्ञात होते हैं परंतु समान मान लिए जाते हैं, तब शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए जेड टेस्ट को प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने, आंसर देखिए जरा जल्दी से इस क्वेश्चन का, दोनों ही गलत है यहाँ पे। शून्य परिकल्पना कार्यकारी परिकल्पना के विपरीत बनाई जाती है। दो चरों के बीच शून्य अंतर या शून्य संबंध शून्य परिकल्पना कहलाती है। शून्य परिकल्पना क्या होती है? स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरी चीज कि माध्यों के बीच अंतर परीक्षण के लिए शून्य परिकल्पना को आमतौर पर किसके रूप में, इस रूप में व्यक्त किया जाता है, शून्य परिकल्पना को HO। यदि प्रतिदर्श नमूना छोटे आकार के होते हैं और जनसंख्या प्रसरण अज्ञात होते हैं परंतु समान मान लिए जाते हैं, तो टी का परीक्षण का उपयोग किया जाता है। और ये क्या कह रहे थे? जेड परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक शोधकर्ता जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन यानी सैंपल का चयन इस तरीके से करना चाहता है कि लक्ष्य जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त होता है, तो इस प्रकार का जो शोध का सैंपल है, या हम उसको कह सकते हैं कि जो सैंपल लिया उसने वो कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ नाइट को भी क्लास होगी, ठीक है, रात को मैं हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस कराऊंगी MCQs, तो आप लोग रेडी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आंसर करें। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, रैंडम सैंपलिंग, जहां पर समान अवसर मिलता है।
जहां पे सेम चांसेस मिलते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, आपका रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा जुलेखा, ठीक है ना बेटा। जहां पे समान अवसर मिले सभी को, यानी अगर 50-50 चांसेस हैं तो दोनों को ही 50-50 चांसेस हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रैंडम सैंपलिंग। और इसका जो एग्जाम्पल है, जो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लेना। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चंस नए आ रहे हैं, ये न्यू क्वेश्चंस हैं। और ये क्या है कि जब आप रिसर्च लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी का कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, तो जो एब्रीवेशन आते हैं रिसर्च में, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 11 मार्च का मैं करवा चुकी हूँ आई थिंक बेटा। सरिता एक बार चेक कर लेना, मैंने शायद 11 मार्च का करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। एनवायरमेंट की भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगी, आज हायर एजुकेशन होगी, तो सब लोग रेडी रहना जरा। चीजें क्लियर करती जाऊंगी, एमसीक्यूज वगैरह भी साथ में लेते हुए, जिससे कि कोई चीज छूटे नहीं। संदर्भ ग्रंथ सूची पाठ टिप्पणी के संदर्भ में कभी कभी शोधकर्ता संक्षेपाक्षर TR का उपयोग करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेटेड, यानी कि अनुदित, जिसका अर्थ है ट्रांसलेटेड करना या अनुदित करना। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14, एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। मात्रात्मक शोध विशिष्टता अधिक संरचित होता है, जबकि गुणात्मक शोध में शोध उपागम निरपवाद रूप से असंरचित होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के शोध आंकड़ों के न्यूनीकरण से संबंधित होते हैं। यह क्वेश्चन PYQ में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका मात्रात्मक गुणात्मक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये दोनों ही सही है। ये क्वेश्चन दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों ही सही हैं। किसको किसको इसकी PDF चाहिए भाई, जल्दी से क्या करना है, जो भी चैनल का मेंबर बनेगा सबको मिलेगी ये PDF। जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को एज अ मेंबर। कोई फीस नहीं है, लेकिन आप एक सदस्य बनते हैं, आप एक मेंबर बनते हैं, तो हम आपको ये फैसिलिटी देंगे कि ये PDF, जितनी भी लाइव क्लासेस, जितने भी क्विज हैं, वो आपको फ्री मिलने वाले हैं। भाई अपने मेंबर, घर के मेंबर के लिए लोग सोचते हैं ना, वही चीज हो जाती है। जब आप मेंबर बनते हो ना, एक सदस्य बनते हो अपने चैनल के, तो सोचते हैं हम फिर उसके बारे में। कम्युनिटी पोस्ट पर डेली बेस पे मैं क्विज डाल रही हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करिए जल्दी से, सबको चाहिए ना, कौन कौन लेगा जल्दी से बता दो जरा। या तो आप लोग YouTube के ज्वाइन बटन से ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो हमारा UPI ID है उससे भी ले सकते हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। जो भी चैनल मेंबर होगा, ये पूरी PDF जो कि कहीं नहीं मिलेगी आपको फ्री में, उनको मिलेगी जो चैनल को सपोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 दीपशिका आज आपने ली है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो कितने लोगों के नाम चेंज हो चुके हैं, अलग अलग कलर्स में हो चुके हैं, और ये वो हैं जो हमारे चैनल के बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य बन चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर क्या होगा। राधे राधे चित्रा, आंसर करो बेटा।
यूपीआई आईडी मैं अभी शेयर कर देती हूँ बेटा, अभी शेयर करती हूँ, पहले आंसर देख लो सबके। ऑप्शन नंबर 1, 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा करने से वर्जित कर दिया जाएगा। एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार अपने शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध में साहित्य चोरी के स्तर 2 का अपराध करता है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं साहित्यिक चोरी से क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहले क्या होता था कि साहित्य चोरी होती क्या है, अब आते हैं साहित्य चोरी के लेवल, और अब इनके जितने भी लेवल हैं 1 2 3 इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे लेवल 2 की बात करी गई है कि लेवल 2 के अकॉर्डिंग उसको क्या दंड दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, जो साहित्यिक चोरी का स्तर है 2, उसमें 40 से 60% तक समानताओं का अपराध किया जाता है कि समान है, किसी कंटेंट से मिलता जुलता है। किसके तहत? विनिमय 2018 के तहत साहित्यिक चोरी से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे देख सके कि कैसा क्वेश्चन इस समय आ रहा है एग्जाम में। पियरे बोर्दियू के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से निम्नांकित प्राप्त होता है। अब ये पियरे बोर्दियू कौन है भाई? जुलेखा रिफ्रेश करो बेटा एक बारी। रोहित ने कहा है सोशियो कल्चरल बेनिफिट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पियरे बोर्दियू एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने प्रमुख रूप से ज्ञान, संस्कृति, शक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया। पियरे बोर्दियू के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से सांस्कृतिक लाभ, शिष्टता, शैक्षणिक क्षमता, जीवन शैली, नैतिकता की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार पूंजी को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी। यानी कि मान लीजिए कि अगर इन्होंने पियरे बोर्दियू का अभी तो पूछ लिया सोशियो कल्चर बेनिफिट, कल को पूछ लिया कि उनकी पूंजी को कितने भागों में विभाजित किया, तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वाई कि यहां पर ये क्वेश्चन आता है। साहित्यिक चोरी पे मैं करवाती हूँ बेटा, ठीक है। मैंने हालांकि PYQ में आपको तीनों स्तर बताए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में जल्दी ही बताती हूँ बेटा, ठीक है। चलो, अंतरव्यक्तिक संप्रेषण प्रायः इस रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अंतरव्यक्तिक होता क्या है? अंतरव्यक्तिक का मतलब क्या होता है? कितने टाइप का होता है कम्युनिकेशन? आपका ये जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। आपने ए क्यों कहा भाई? कराटे गुरु ए क्यों बोला बेटा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतरव्यक्तिक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसके रूप में समझा जाता है? प्रणाम बेटा, खुश रहो। जूली क्या आंसर होगा?
जुल्फिकर ने कहा है नहीं मैम ऑप्शन ए ही होगा। कितने लोगों को लगता है ऑप्शन ए ही होगा? भाई ये तो चीज अपने कॉन्फिडेंस की बात है भाई। एनटीए ने अगर मान लो आपके इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर इस बात के लिए कि नहीं भाई जो मैंने क्वेश्चन किया है वो मेरा सही है। कॉन्फिडेंस कहाँ है? वेयर इज योर गट्स? ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। लेकिन हमारे अंदर गट्स होने चाहिए इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं भाई डायडिक का मतलब होता है दो लोगों के बीच में बात होना, युग्म मतलब एक कपल के बीच में बात होना या दो लोगों के बीच बात होना। और जब दो लोगों के बीच होती है तो इंटर कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से बात करना। इंटर कम्युनिकेशन, डायडिक कम्युनिकेशन, जब दो लोग होंगे तब। इंट्रा क्या होता है? अंतः, ये है दोनों के बीच का अंतर। और जब लिखा हो अंतः तो वो हो गया खुद से बात करना। जहां पे लिखा हो इंट्रा वो हो गया खुद से बात करना। मैडम ये अपने को क्लियर था, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? अगर मान लो एनटीए गलत कर देता है, आपको लगता है नहीं भाई मेरा आंसर सही है, तो भाई क्लेम करो। कुछ लोग छोड़ देते हैं कि नहीं क्लेम नहीं करना है, पता नहीं सही है कि नहीं। तो कॉन्फिडेंस रखो जिस भी चीज के लिए। अच्छा, मैनी टू मैनी कौन सा होता है? या वन टू ह्यूज मासेस? अगर हम पूछे कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या मतलब है, ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है? इंट्रापर्सनल स्वयं से हो गया, जब मैं खुद से ही बात कर रही हूं। तो सबसे पहली चीज जब आप एग्जाम देने जाते हैं, आपका आधा एग्जाम आपका कॉन्फिडेंस जिता देता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर लूंगा या मैं सॉल्व कर लूंगी, तो ट्रस्ट मी क्वेश्चन पेपर इजी लगेगा। बट अगर आपने कहा कि यार क्वेश्चन तो बड़ा टफ है, पहली डीआई देखी और आपकी हालत खराब हो गई, तो ट्रस्ट मी एक बार अगर आपका कॉन्फिडेंस गया तो आप जल्दी जल्दी उस लाइन पे नहीं आ पाओगे। कॉन्फिडेंस बना के रखो। ये क्या हो गया? मास कम्युनिकेशन। जहां पे अननोन तक लोगों तक, एक से विशाल जन समूहों की ओर जब कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। मैनी टू मैनी कौन सा होता है? मैनी टू मैनी मास कम्युनिकेशन होता है। तो फिर ये क्या होता है? जनसंपर्क या जन मीडिया किसको कहते हैं भाई? कंफ्यूज ना रहो, मैं 100 बार कह रही हूं, क्योंकि कंफ्यूज हो गए तो वहीं गड़बड़ है सारा मैटर। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब कम्युनिकेशन होती है इंटरपर्सनल कहलाता है। जैसे कि हम मान लीजिए किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, ये होता है। इसमें फीडबैक तुरंत और सबसे बेहतर तरीके से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेशन का मैकेनिकल मॉडल। भाई ये तो सभी को पता है कि क्या क्या होता है कम्युनिकेशन में, लेकिन मैकेनिकल मॉडल क्या चीज है? कम्युनिकेशन से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अब आप खुद देखें। आपको क्या लगता है सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है? और पूरे सिलेबस में जान लीजिए वहां पर कहीं पर भी मैकेनिकल कम्युनिकेशन लिखा ही नहीं होगा कि हम कम्युनिकेशन के टाइप में मैकेनिकल भी डाल देंगे। मतलब अब आपको अपने आप को, जैसा कि मैं हर बार कहती हूं, अपडेट करना होगा नई नई चीजों के साथ। याद रखिए जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आते हैं, जो लेटेस्ट पीवाईक्यू होते हैं, वहां से दूसरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को, सेम टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाने के 50% चांसेस होते हैं। हो सकता है यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में कोई चीज मैचिंग में पूछी गई हो और दूसरे वाले क्वेश्चन पे वही चीज स्टेटमेंट में पूछे, लेकिन क्या सेम रहता है? कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, सब्जेक्ट सेम रहता है कि हमें क्या पूछा गया है। मान लीजिए मैकेनिकल मॉडल क्या है, स्टेटमेंट में पूछ लिया, उसमें क्या विशेषता होती है मान लीजिए आपकी पूछ लिया, है ना।
क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये एक मार्गी प्रवाह है, वन वे फ्लो होता है, एक से अनेक की ओर, यानी फ्रॉम वन टू मैनी। अज्ञानता यानी एनोनिमिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है आतिश, समझ आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 19 फिर से देखिए, अब हमें लगा कि डीआई टफ मैम बता रहे हैं, बट पता नहीं कम्युनिकेशन तो इजी होगा। किसको लग रहा है कि कम्युनिकेशन इजी है? हीर, क्या लग रहा है कि कम्युनिकेशन कर लोगे बेटा? स्पाई बॉय कर लोगे? पहला स्टेटमेंट है कि संप्रेषण में संकेत विज्ञान में इसका वर्णन करने का उद्देश्य होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाता है, और दूसरी चीज कहा जाता है कि संकेत विज्ञान ये मानता है कि अर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मित होती है। स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हैं, आपको स्टेटमेंट में आंसर करना है कि कौन सा जो आपका आंसर है वो सही है। अगर आता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब इजी लगेगा, और आता होगा तभी कॉन्फिडेंस भी होगा। ये भी समझ लो, अगर कॉन्फिडेंस है कि हमें आती है चीज तो हमें वही चीज इजी लगेगी। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही है। संकेत विज्ञान प्रतीकात्मक संचार के उपयोग का अध्ययन है। संकेत विज्ञान में संकेत, इशारे, अन्य भाषाई, गैर भाषाई संचार विधियां शामिल होती हैं। किसमें? सेमियोटिक्स या साइन लैंग्वेज। सेमियोटिक क्या हो गया? संकेत, कोई साइन है, साइन लैंग्वेज जिसे हम कह सकते हैं। संप्रेषण में संकेत विज्ञान में इसका वर्णन का तात्पर्य होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाए। प्रायः ये कहा जाता है, संकेत विज्ञान ये मानता है कि अर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मित होती है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में जो लाइट्स होती हैं वो बनी होती है, रेड बनी होती है, ग्रीन बनी होती है, येलो बनी होती है। तो उसको देख करके आपको पता लगता है कि ट्रैफिक में हमें आगे जाना है, रुक जाना है या रेडी हो जाना है। तो ये क्या चीज आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? आपके साइन या सेमियोटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? किसी चीज को देख के, किसी संकेत, इशारे को देख करके आप उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से देखिए, कम्युनिकेशन का एक और क्वेश्चन। सिंबल हो गए, जहां पे हम बोल नहीं रहे हैं, नॉन वर्बल हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में साइन लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है? संप्रेषण में लोगों से संबंधित मुद्दों, घटनाओं को परिभाषित करने, समझाने, सूचित करने की शक्ति निहित होती है। स्टेटमेंट 2 है कि संप्रेषण लोगों में सीमांकन के एक साधन के रूप में सेवा नहीं कर सकता। ओ, एक मिनट, शीट चली गई थी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर बिल्कुल सही है आप लोग, सी, यानी कि पहला सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। पर क्यों गलत है? क्यों गलत है? संप्रेषण विविध परिस्थितियों पर विचार चिंतन करने, उनका अवलोकन करने, उन्हें समझने, कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, किसी चीज का एनालिसिस करना है, उसके लिए यूज करते। ठीक है? संप्रेषण में लोगों से संबंधित मुद्दों, घटनाओं को परिभाषित करने, समझाने, सूचित करने की शक्ति निहित होती है। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, इसीलिए तो हम संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ये स्वयं देखने या अवलोकन करने, सुनने या ध्यान देने या औरों के साथ विचारों, मतों, अनुभवों, तथ्यों और संवेगों के आदान प्रदान से भी संबंधित होते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 20 तक था आज का ये क्वेश्चन। ये 20 के बाद के क्वेश्चन मैं आपको कल के क्लास में कराऊंगी, और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के साथ है। सोचिए, 23 फरवरी का क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में, शिफ्ट 1 मिल रहा है। सिर्फ आपको 89 रुपीज का मेंबरशिप लेना है।
सिर्फ 89 रुपीज़ का मेंबरशिप है। वो आपके ऊपर है कि आप 89 से सपोर्ट करना चाहते हो या 199 से, लेकिन आपको खुद पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अब होगी रात को क्लास, जल्दी से मेंबरशिप ले लें जिससे कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो सके प्रॉपर, और भी जितनी भी पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। अब लेंगे रात को 9 बजे क्लास, 9 बजे या 8:30 बजे, ठीक है, जैसा भी मेरे को कन्वीनियंट लगेगा, जिसमें मेरे को टाइम प्रॉपर मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, क्लास का फीडबैक आपने देना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि वो लोग भी आराम से क्लास को देख सके। आई होप कि ये चीज़ें, हाँ कल जो रहेगी ऐसा ही टाइम रहेगा 4 बजे के करीब, ठीक है, 4 बजे के करीब कल भी हम कोशिश करेंगे क्लास लेने की, और रात को 9 बजे, ठीक है, कोशिश होगी कि एग्जाम तक कम से कम 2 क्लासेस तो हुई हो। तब तक अपना ध्यान रखें, कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो पूछ सकते हैं, और सपोर्ट करिए, क्योंकि जितना आप दूसरों को सपोर्ट करते हो, ट्रस्ट में भगवान उतना ही आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।